नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी। आज का दिन हम भारत के एक महान सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। आज का दिन पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जो 2024 है, सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती है। उनकी जयंती पे हम उनको नमन करते हैं और हम अपने आप में ये संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे देश को आज़ाद करने के लिए, हम उसी आदर्शों पर चलते हुए, उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हुए देश को उसी तरह से बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है आज इस वीडियो में द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे। आपका क्या काम होगा कि आप इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर को पढ़िए और दूसरे न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या आर्टिकल है वो यहाँ डिस्कस हो जाएगा, जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका 2 न्यूज़पेपर कवर अप हो जाएगा। मैं जो भी यहाँ टॉपिक्स बताऊँगा, जो भी आर्टिकल्स बताऊँगा, आइदर आप उनका शॉर्ट नोट्स बना लें कीवर्ड वाला, या फिर आप उनको एक जगह लिख के रख लें, उनके टॉपिक्स को बस लिख के रख लें। दिन में कभी जब आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है तो आप उसका एक विस्तृत डिटेल नोट्स बना लें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्रीलिम्स या मेंस में हो, वो करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हैविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल को अपने हर एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं बीपीएससी में। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के लिए ये देख रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस, तो मे बी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी में प्रिवेलेंट हैं लेकिन बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, उनको हम स्किप करके चलते हैं इसमें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज हम द हिंदू से स्टार्ट करेंगे। तो पहला है कि चाइनीज़ वेसल जो है वो इंडियन ओशन में मालदीव्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो तल्खी है काफ़ी बढ़ गई थी। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा था और उनका इलेक्शन ही हुआ था इंडिया आउट कैंपेन पे। तो कहने का मतलब कि मालदीव्स जो है इंडिया से एक अलग दिशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप वैसी है। भले ये बात वो भूल जाते हैं कि अभी जो उनका एग्जिस्टेंस है, अभी जो उनके डेमोक्रेटिक सेटअप का एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। उस ऑपरेशन कैक्टस की वजह से जब गयूम थे वहाँ पे, तो उस समय पे राजीव गांधी जी की सरकार थी, और अगर वो उस दिन भारत वहाँ हस्तक्षेप नहीं करता तो वहाँ से डेमोक्रेसी तभी ख़त्म हो चुकी थी। खैर, अब क्या हो रहा है कि चाइना का एक स्नूपिंग वेसल है, ठीक है, वो इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है। तो अगर चाइनीज़ वेसल इंडियन ओशन रीजन में आएगा तो हमको क्यों परेशान होना है? तो परेशान होना है ना हमको, क्योंकि आप देखिए जो हमारा साउथ इंडियन है, ऐसा यहाँ पे हमारे बहुत से इंस्टॉलेशंस हैं इसरो के, है ना। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा जैसे कारवार है, उसी तरह से बहुत सारे नेवी के वहाँ पे कहें तो बेस है। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा जो ओशन में हमारे असेट्स हैं, वो असेट्स कंप्रोमाइज़ होने की कगार पे आ जाएंगे अगर कोई स्नूपिंग व्हीकल आ जाएगा। और चाइना का जो स्नूपिंग व्हीकल है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। ये पूरा ओशन को छान लेता है कि उस ओशन में क्या है। अब क्या है, ये साउथ चाइना सी को तो परेशान करके रखा है इन्होंने। अब इंडियन ओशन रीजन में अगर आ गए तो ये एक नया बैटलफील्ड बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है हमारे अराउंड कैसे चेंज हो रहा है, उसको समझने की हमको ज़रूरत है। आप याद करेंगे कि इससे पहले चाइनीज़ वॉरशिप और चाइनीज़ यही स्नूपिंग व्हीकल्स जो आ रहे थे श्रीलंका, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको असर्ट नहीं किया, उनको ओके नहीं किया कि आप आइए। इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके तब जाके चाइनीज़ वहाँ नहीं आए। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ स्नूपिंग व्हीकल फिर से आ रहे हैं। तो वो जो चाइनीज़ वेसल है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक ओशन सर्वे ऑपरेशन करेगा इंडियन ओशन रीजन में, है ना। लेकिन इसका एक बहुत स्ट्रैटेजिक महत्व है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो जाएगा जियो पॉलिटिक्स में। जो हर जगह चल रहा है वो इंडियन ओशन रीजन को चाइना क्या कर रहे हैं, एक नया बैटलफील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इन्फ्लुएंस है यूएस का और कुछ वेस्टर्न पावर का और इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में, उसको वो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है हाउस में, क्या हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नॉर्मल केसेस नो। लेकिन अगर उनका डिसीजन ऐसा लग रहा है कि मैलाफाइड इंटेंशन से किया हुआ है,
पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है और काफ़ी इनकरेक्ट डिसीजन है जिससे नेचुरल जस्टिस प्रभावित हो रहा है, तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बट नॉर्मल केसेस में सुप्रीम कोर्ट उनका जो हाउस में जो चीज़ें होती हैं, जो स्पीकर का डिसीजन होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है, ठीक है, आप इस केस को कमेंट करेंगे। काफ़ी पॉपुलर केस है, आप इस केस को कमेंट करेंगे। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्रीलिम्स रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी रिलेवेंट है। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो फिस्कल रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड है कि अभी क्या हो रहा है कि स्टेट ने का जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या टैक्स कंट्रीब्यूशन रहता है सेंटर को, उसको रिविजिट करना होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, आपको इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, जो की टेकअवेज हैं वो हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट तो पूरा आर्टिकल ही है, अगर देखें तो काफ़ी टेक्निकली है और इसके अंदर जाएंगे तो समय भी लगेगा। हम इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल के रखते हैं। हम अपने स्टैटिक सिलेबस से इसको कैसे रिलेट करेंगे। आप देखिए, स्टेट कलेक्ट करती है टैक्सेस, जो सेंटर को देने लायक है वो सेंटर को देती है। सेंटर क्या करता है, वापस से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एज वेल एज एफिशिएंसी। तो जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम कौन देखता है, तो उसका काम देखता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का रोल होता है कि जो स्टेट है और सेंटर है, इनके बीच में किस तरह का जो मनी है, गवर्नमेंट मनी है, जो टैक्सेस के रूप में आ रहा है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। तो इसमें अभी जो रिसेंट एक 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। ये जो 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगारिया। तो अरविंद पनगारिया कौन थे, वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। इनको क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स डिवोल्यूशंस है उसके परसेंटेज को डिफाइन करना। ये काम कब से कब तक का करेंगे, इनका काम जो है वो स्टार्ट होगा 2026 से और अगले 5 साल के लिए पूरा रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फाइनेंस कमीशन का, कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, वो आर्टिकल 280 के अंदर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का 2 इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है, टू रिकमेंड द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनियन टैक्स रेवेन्यूज टू बी असाइंड टू स्टेट्स। जो यूनियन टैक्स रेवेन्यू है उसको कितना, स्टेट को हम कितना दे सकते हैं, इसका परसेंटेज डिसाइड करना जो है वो किसका काम है, वो फाइनेंस कमीशन का डिसाइड करना काम है। क्यों ऐसा किया गया है, तो जो सरकार के पास पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो स्टेट को देना नहीं चाहेगा। क्यों देगा पैसा, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने पे चला जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाता है जिसको सरकार के प्रेशर से अलग रखा जाता है और कहा जाता है कि आप बताइए कि जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस है वहाँ से कितना परसेंटेज स्टेट को दिया जाए, ठीक है। ये आर्टिकल 280 से गवर्न होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे मान लिया दिल्ली है और मान लिया बिहार है, तो दिल्ली जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है इनकम टैक्स कलेक्ट करके, और जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर एक्साइज ड्यूटी है, वो सब कलेक्ट करके जो देती है, उसके रिटर्न में दिल्ली को उतना पैसा नहीं मिलता है। लेकिन बिहार चूँकि रिसोर्स डिफिशिएंट स्टेट है, तो इसको जितना पैसा चाहिए और ये जितना पैसा देती है, उसमें डिफरेंस है कि ये जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है, दैट इज़ फार मोर देन व्हाट इट गिव्स बैक टू द सेंटर। कहने का मतलब, अगर 1 रुपया देती है तो इसके बदले में समझ लीजिए कि 2 से 3 रुपया बिहार को मिलता है। लेकिन वही अगर दिल्ली 1 रुपया देती है तो बदले में उसको 0.4 से 0.5 के करीब रुपया मिलता है। तो ऐसा सिस्टम अराउंड रहता है। ये जो डेटा है ये आप वेरीफाई कर लेंगे, समझाने की दृष्टि से मैंने ये डेटा कोट किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो क्या बेसिस होना चाहिए अलग अलग स्टेट्स को कि कितना पैसा, कितना कन्वर्जन उनको दिया जाए। मतलब अगर 1 रुपया दे रहे हैं तो उनको कितना रुपया वापस किया जाए या कितना रुपया सेंट्रल पूल से दिया जाए। ये बहुत जो होता है काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो फाइनेंस कमीशन है 2 प्रिंसिपल का यूज़ करती है, दैट इज़ इक्विटी और एफिशिएंसी। इक्विटी का मतलब है कि जो रिवेन्यू स्कार्स स्टेट है, जहाँ पे रिवेन्यू जुटाने का उपाय नहीं है, जैसे बिहार, इंडस्ट्री कम है, जो है इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
लेकिन वही जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे उसी अनुसार से टैक्सेस भी लिए जाएंगे। लेकिन बिहार से चूँकि रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज़्म नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू स्कार्स स्टेट है, तो यहाँ से पैसा भी उतना ही कम कलेक्ट किया जाएगा। वहीं पे अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ये होता है कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा एफिशिएंट है रेवेन्यू को कलेक्ट करने में और उनकी स्पेंडिंग को रेशनलाइज करने में। ऐसा नहीं कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप धनाधन खर्च किए जा रहे हैं अलग अलग स्कीम्स पे। तो जो आपको पैसा मिल रहा है, आप जो स्कीम पे खर्च कर रहे हैं, वो स्कीम रैशनल होनी चाहिए, उसका कोई बैकअप होना चाहिए कि हाँ वो प्रावधान जो किया गया है वो काफ़ी सही है, तब तो सरकार पैसा देगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज़ क्यों देगी वो, है ना। आप खुद क्राइसिस में आके यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो यही चीज़ है, इसी को राइटर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला कैसा होना चाहिए, है ना, किस तरह से डिवीज़न होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कुछ जानने वाली चीज़ें हैं हमारे लिए कि जब से जीएसटी आया है, जीएसटी क्या है, जीएसटी इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप याद रखिएगा, जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वली डिवाइड किया गया। अब जब जीएसटी आया तो उस समय स्टेट को तो काफ़ी सारे टैक्सेस मिल रहे थे, अब उन टैक्सेस को जीएसटी में डाल दिया गया और इन जीएसटी को आधा आधा कर लिया गया। तो जो स्टेट्स हैं उनको तो नुकसान हो गया ना बहुत सारे फंड का, तो इसको भरपाई करने के लिए एक जीएसटी कॉम्पनसेशन लाया गया, है ना। जीएसटी कॉम्पनसेशन, जितना आपको नुकसान हुआ है हम आपको जोड़ जाड़ के उतना पैसा, उससे कुछ अमाउंट उससे रिलेटेड आपको दे देंगे शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी आप फ़ायदे में है जीएसटी आने के बाद। तो ये सब जो है एक टसल बना हुआ है स्टेट और सेंटर के बीच में फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। आपको इसमें एकदम डिटेल से नहीं जाना है, काफ़ी टेक्निकल है, पढ़ सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उससे रिलेटेड आप थोड़ा देख लेंगे। अभी जैसे देखिए, बताइए कि पेट्रोलियम जो है क्या वो जीएसटी के अंदर है? पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो रिलेशन है दोनों में कि कौन सा एरिया में कौन एक्ट करेगा ये ऑलरेडी डिफाइंड है। जो हमारे शेड्यूल है उसका 7 नंबर शेड्यूल जो है वो क्या कहता है कि कोई भी पावर्स जो हैं उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट रहेगा जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आधिपत्य रहेगा, स्टेट लिस्ट वो रहेगा जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ आधिपत्य रहेगा, और कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट लॉ बनाती है और फिर सेंटर लॉ बना देती है तो सेंटर का लॉ जो है वो ओवर पावर हो जाएगा। इस तरह का प्रोविज़न संविधान में किया हुआ है। अब क्या हुआ है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे ये बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो अभी तक क्या था कि इतना रीजन जो है बॉर्डर के जस्ट अंदर वाला रीजन, जैसे ये बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर के जस्ट अंदर वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है, इतना रीजन बीएसएफ के कब्जे में रहता था। बीएसएफ के कब्जे में, बीएसएफ क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करती है? होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? पुलिस है। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो अगर आप इस एरिया में बीएसएफ ऑपरेट कर रही है तो यहाँ पे पुलिस की पावर ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे कंप्लीट बीएसएफ या जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो एक्ट करती हैं, काम करती हैं। रिसेंट में इन्होंने क्या किया है, रिसेंट में नहीं, काफ़ी दिन हो गए ऑलरेडी ये केस चल रहा था। जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन ये 15 किलोमीटर का था, इसको बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 50 किलोमीटर कर दिया। पहले कितना था? पहले दिस वाज ओनली अराउंड 15 किलोमीटर, कहें तो 15 किलोमीटर था, उसको बढ़ा के इन्होंने 50 कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जो है, पहले आपका ये एरिया ऑफ वर्किंग था, अब आप इतना एरिया ले रहे हैं, समझ रहे हैं, आप पूरा एरिया 50 किलोमीटर ले रहे हैं, और जो पूरा मेरा बाउंड्री है वो 70 किलोमीटर का है, तो आप हमको सिर्फ 20 किलोमीटर रहने दे रहे हैं ना। कहने का मतलब एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट्स पे इनक्रोच कर रही है,
है ना। वो जो स्टेट ऑफ पंजाब है, स्टेट ऑफ पंजाब में ये चीज़ हुआ है और वेस्ट बंगाल में भी हुआ, बट स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो स्टेट ऑफ पंजाब कहती है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव डोमेन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रोच कर रही है। कैसे? तो जो 15 किलोमीटर का हमारा आपका बीएसएफ का रेंज था उसको बढ़ा के आपने 50 कर दिया। अब क्या होगा, उस 50 किलोमीटर में जो वर्चुअली पुलिस पावर्स हैं वो तो खत्म हो गई, वहाँ पर तो कंप्लीट बीएसएफ का काम चलेगा, है ना। तो ये जो है एक सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक राइट है। सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन है। वो जुरिस्डिक्शन स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। तो उस जुरिस्डिक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो स्टेट और सेंटर के बीच का है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगी अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसमें बीएसएफ का कहना है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तो 15 को 50 नहीं कर रही है, उसका कुछ रीज़न है। हम क्या चाह रहे हैं कि जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और जो स्टेट पुलिस है उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, हमें थोड़ा वर्किंग एरिया मिले और जो क्राइम्स है उसको प्रिवेंट करने का हमको समय मिल पाए, दायरा मिल पाए, उसके लिए हमने ऐसा किया। वेस्ट बंगाल की माने तो 30% ऑफ द बंगाल्स टेरिटरी इंक्लूडिंग मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स जो है वो बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसको सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये भी कहा कि जो गुजरात में जुरिस्डिक्शन है बीएसएफ का वो तो 80 किलोमीटर का है और राजस्थान में 50 किलोमीटर है, तो पंजाब में जो हम 50 कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो था एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस तरह का अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट में तो उसका काम सुप्रीम कोर्ट देखती है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए अयोध्या को पहला सोलर पावर्ड कैटामैरन फेरी मिला है। ये जो फेरी है वो सोलर पावर्ड है, इंडिया में पहली बार अयोध्या में आया है। पीएमएलए केस मैंने बताया था, इसको कौन देखता है? एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका नाम ईडी है, वो पीएमएलए पे एक्ट करती है, फेमा पे एक्ट करती है और एक और एक्ट है जो फ्यूजिटिव्स इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है उसके नाम पे काम करती है। मतलब ईडी का जो काम करने का दायरा होता है 3 लॉ का इन्फोर्समेंट करना होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको हमने डिटेल से 22 तारीख वाले वीडियो में किया है। इसके साथ साथ दक्ष में इसमें एक डिटेल्ड वीडियो भी आ रहा है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह से रेलिवेंट है, क्या खामी है इसमें, क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या हैं, इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस क्या है, ये सब उसमें दिए जाएंगे। इसमें राइटर का ये कहना है कि जो रिसेंट में एक पैनल बनाया गया, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उसका जो रिपोर्ट आना है ये हम मान सकते हैं कि दैट विल बी इन फेवर ऑफ द कॉमन शेड्यूल या वन नेशन वन इलेक्शन, दैट फेवर्स की लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन जो है वो साथ में हो। और उनका ये मानना है, राइटर का ये मानना है कि ये जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी वो कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको दरकिनार करके देगी। कहने का मतलब ये सरकार के पक्ष में जा रही है और सरकार किसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश कर रही है। इनका ये कहना है कि जो दलील दी जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दलील ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो जो जनरल इलेक्शन का कॉस्ट है 3870 करोड़ है और हमारा जो बजट है वो कितना लाख करोड़ का होता है। तो सिर्फ एक पैसा के बेसिस पे ये कहना, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कहना कि हम चुनाव एक साथ करेंगे तो इश्यूज़ क्या है एक साथ हो जाएंगे, जो लोगों के मुद्दे हैं वो सामने उभर के नहीं आएंगे। तो जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेंथन करना, इम्प्रूव करना, वही वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो फिर इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लॉजिकली एंड फैक्चुअली अनटेनेबल है जो पैसा वाला चीज़ है वो। दूसरा कहा जाता है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा एवरी 5 ईयर साइकिल में, जो गवर्नमेंट बिजनेस को और गवर्नेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो उस दलील पे इनका कहना है कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लाया जाता है, उसका पर्पस ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वोटर्स पे, मतलब किसी स्कीम के तहत पैसा दे देंगे, लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, कुछ भी करेंगे, फ्रीबीज देंगे, तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव क्या करता है,
वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये सिचुएशन को अराइज नहीं होने देता है। तो अगर एग्जीक्यूटिव वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वोटर्स आर वोटिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बायस। अगर बिना किसी बायस के वो वोट करें, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड। तो ये इनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राइटर ने कुछ लीगल कंसर्न्स भी बताए हैं कि जो एसआर बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1994 का, उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी स्टेट है उसका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। वो अपने पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल लाइफ को डिसाइड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन पर कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जा सकता है। संविधान उनको एक स्पेसिफिक टेन्योर प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो लीगल इश्यूज़ हैं, ये कोर्ट में कितना टेनेबल रहेगा इनका ये वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा, वो जानने वाली चीज़ है। फिर अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन डेमोक्रेसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो वो जो है कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। तो क्या ये जुडिशियली टेनेबल रहेगा, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू में पॉजिटिव रिस्पॉन्स चालू है? तो ये सब चीज़ें ये बात उठाते हैं। उसके बाद वो एक बायसनेस और एक्सक्लूजन और इनइक्वलिटी की बात भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से रिलेटेड है, जो आपने वेबसाइट बना के रखी है, जो एक रिपोजिटरी होना चाहिए सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का, ताकि हम उस पर कुछ सुझाव दे सकें, जो उसके कंसर्न्स हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, जो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने सुझाव दे सकें। लेकिन वो वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी में। इसका मतलब पहले से आप एक बायस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सक्लूजन कर रहे हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन किया जा रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को ये पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं इसमें। चलिए अगला जो है हमारा, वो हम देखते हैं कि जो कोरियन पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला ये कुछ ही ऐसा है ना। इधर साउथ कोरिया है, इसकी राजधानी सियोल है। नॉर्थ कोरिया है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है। अब क्या कर रहा है नॉर्थ कोरिया, कुछ दिनों से साउथ कोरिया पे बमबारी कर रहा है, ठीक है। DMZ को क्या बोलते हैं? डीमिलिटराइज्ड जोन। ये ऐसा जोन है जहाँ पे ये इसके भी ऑफिसर्स और इसके भी ऑफिसर्स बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, LOC की तरह। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि कुछ दिनों से साउथ कोरिया, जापान और US जो है उन पे एक सिक्योरिटी थ्रेट बना रहे हैं। और ऑलरेडी किम जोंग जो हैं वो अपने मुडियल आदमी हैं, उनको तो कुछ ज़्यादा दूसरों की बातों पे ये करना नहीं है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो उनको एटलीस्ट टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट आके बातचीत की जाए, और अगर कोई एस्केलेशंस होते हैं उसमें एटलीस्ट एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहेगा। इसलिए उन्होंने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की भी बात की थी। लेकिन फिर जैसे ही वो गए तो जो कोरिया के बीच में टाइज है वो फिर से बिगड़ गया और एक नया वार सिचुएशन इधर क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो काफ़ी डिजास्टर्स होगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियर स्टेट है और ये भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। अब हम आते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल FCRA से रिलेटेड है कि काफ़ी NGOs का जो FCRA लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया। अब FCRA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो FCRA रजिस्ट्रेशन है काफ़ी NGOs का, वो कैंसिल हो गया। तो सबसे पहला तो इनको जो रजिस्ट्रेशन है वो ओवरसी कौन करती है? वो ओवरसी करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। ये मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FCRA का। अब जो कुछ थाउजेंड्स ऑफ NGOs थे जिनका रिन्यूअल पेंडिंग था कोविड-19 के टाइम पे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिन्यू नहीं किया था। उसके बहुत सारे रीजंस थे। क्या होता है कि जो NGOs होते हैं वो एंटी नेशनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कहीं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या है, वो एक रैली निकालेंगे, वो लोगों को जागरूकता अभियान करेंगे। आई एम नॉट गोइंग इन टू द पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कि वो सही हैं या गलत हैं। तो NGOs का काम होता है कि जो भी चीज़ें हैं जो सरकार अगर कहीं ओवर पावर कर रही है, तो जो लोग उसको फेस कर रहे हैं, उनके एट्रोसिटीज़ को या उनके डेवलपमेंटल वर्क से विस्थापित होंगे काफ़ी लोग, तो उन विस्थापित लोगों को सही मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उनको अलग घर मिला कि नहीं मिला, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं कि नहीं, ये सब काम कौन देखता है? NGO देखेगा। तो NGO जो है हमेशा NGO और गवर्नमेंट के बीच में टकरार रहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के काम को स्क्रूटिनाइज करने का काम NGO करती है। तो FCRA लाइसेंस जो है, यानी कि जो किसी भी NGO को अगर बाहर से फंडिंग मिल रही है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर फॉरेन किसी को फंडिंग मिल रही है तो NGOs क्या है, बायस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फॉरेन फंडिंग CIA कर रही हो सकता है फॉरेन फंडिंग चाइनीज़ एजेंसी कर रही हो सकता है फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान से आ रहा हो, है ना। तो इस तरह से ये एक
रेगुलेट करने की दिशा में सरकार का एक कदम था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है उसको रेगुलेट किया जाए। उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए थे। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है FCRA का फुल फॉर्म क्या है, FCRA को कौन सी एजेंसी कंट्रोल करती है, FCRA और NGO का क्या रिलेशन है, NGO और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों हुआ, वो आप इसमें पढ़ लेंगे डिटेल से। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमने वो ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे हाँ, प्रेसिडेंट अर्जेज यूथ टू स्टे विजिलेंट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी कल जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रोग्राम था विज्ञान भवन में, वो चल रहा था। उस पर महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि आजकल यूथ जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक अगर सिंगल स्टेप है आपका, वो आपके पूरे करियर को, आपके पूरी लाइफ को जियोपर्टाइज कर देगा, आपका फ्यूचर स्टेक मिला देगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी बहुत ही सही तरीके से करें और सोच समझ कर करें, है ना। क्योंकि क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उस यूसेज के कारण क्या हो रहा है, आपका पहला तो दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा है, जो आपका प्राइमरी काम है स्टडी, एकेडमिक्स। दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि उनकी वजह से आप उससे ज़्यादा चिपके रहते हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो मेंटल एक्टिविटी भी उससे रिलेटेड है, और जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी इश्यूज़ आ जाएंगे। मेंटल हेल्थ के इश्यूज ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और उसमें इजाफा होगा, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड। लेकिन हमारे यूथ को सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए इंक्रीज नहीं करना है, बल्कि उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप में भी बढ़ावा देना है। ये बात उन्होंने कही थी। इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं अपने एसेज में, या फिर अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ आया चीज़, जैसे पूछता ही है ना कि टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है आपके लाइफ में, टेक्नोलॉजी ने आपके लाइफ को किस तरह रेवोल्यूशनाइज किया है, तो इसमें आप कोट वे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा कहा है, उसको आप इसमें कोट कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक विस्म क्यूब क्या है, हाँ ये एक कीवर्ड है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो विस्म क्यूब जो है एक मोबाइल हॉस्पिटल है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल है, जो कि रिसेंटली अयोध्या में कल जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसमें उसको लगाया गया था। उसका जो उसमें जो है वो डिफरेंट आर्म फोर्सेस के और डिफरेंट टेक्निकल विंग्स के ऑफिसर्स रहते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, वो उसको हैंडल करते हैं। इसका नाम है भीष्म क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद द हिंदू में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम आते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में। जो न्यू आइडल है भगवान का, उनका नाम अभी बालक राम रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें पहला प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ऑलरेडी हमने काफ़ी न्यूज़ कवर कर लिया है, तो बहुत सारे ओवरलैपिंग ही रहते हैं, तो हम उनको नहीं देखेंगे, हम उनको स्किप करके चलेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको देखेंगे। देखिए, ये पराक्रम दिवस है, जब हम सुभाष चंद्र बोस जी की ब्रेवरी और करेज को ऑनर करते हैं और उनको मानते हैं हम क्या, एन एपिटोम ऑफ पेट्रियोटिज्म। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स का दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च किया गया था एक पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन के बाद। वो कौन सा कांग्रेस सेशन था और वो कौन सा ईयर था? सवाल है कि कौन से कांग्रेस सेशन और कौन से साल के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रीलिम्स का। अब चलते हैं आगे। हमारे रेलिवेंस से यहाँ पे कुछ आर्टिकल नहीं है। हाँ, आप देखिए CIC बिहार के CIC कौन है? बिहार के CIC अभी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं श्री त्रिपुरारी शरण जी हैं। त्रिपुरारी शरण जी जो हैं हमारे मेंटर भी हैं। वो जो 67 BPSC का जो हमने मॉक इंटरव्यू कराया था उसमें ही वॉज द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बोर्ड्स, और फिर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको गाइड करते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। इसके जो एडिटोरियल्स हैं डायरेक्ट हमारे रेलिवेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के बारे में इन्होंने लिखा है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखो इंडियन एक्सप्रेस में 2-4 दिन से कुछ आ नहीं रहा अच्छा, 2-3 चीज़ें बस रहती हैं इंपॉर्टेंट देखने लायक, बाकी तो बस
गुणगान रहता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ हुई? दावोस में ही। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो अब देखो, फ्री मूवमेंट रिजीम को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आया है कि फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या, उसका बेसिस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है उसके साथ, और ड्रग्स और टेररिज्म को फ्री मूवमेंट रिजीम के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी कल डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अब आपके लिए हम एक मेंस क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान है, उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल हुआ था। उनका जो टेम्पल बना है वो नागरा स्टाइल में है, तो आपको इस पे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन आज का है कि व्हाट इज़ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल, एंड ऑल्सो गिव सम रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फॉर बोथ। ठीक है, दोनों के लिए कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देने हैं। 38 नंबर का सवाल है, आपको इसमें जवाब देना है। कल का अगर आप देखेंगे 3-4 लोगों ने आंसर लिखा है और उस आंसर्स के रिलेटेड हमने कुछ कमेंट्स भी किए हैं, इवैल्यूएशंस भी करवाने की कोशिश की है टीम की तरफ से। आज भी आप अपलोड करिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ आंसर्स को हम लोग इवैल्यूएट कर सकें। फिर आप उनके द्वारा लिखे गए आंसर्स को भी पढ़िए, समझिए कि उन्होंने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, कितना डिफरेंस है। देखो, आंसर राइटिंग में कोई सही गलत नहीं होता है, अपना अपना तरीका होता है सबका। ठीक है, तो एवरीवन इज़ राइट, बस उनके लिखने का तरीका सही होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग उनकी सही होनी चाहिए, और उन पर जो कमेंट्स दिए गए हैं आप उनको भी पढ़िएगा, चाहे किसी दूसरे के भी कमेंट हो, तो आपको लर्निंग मिलेगी आंसर राइटिंग में। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई पेड कोर्स, ठीक है, तो उसमें आपको कमेंट मिलेगा भारी भरकम। उससे अच्छा है कि आप फ्री में प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में जाके उसको इनरोल कर लीजिएगा। जब हम मेंस टेस्ट सीरीज़ लाएंगे तो आप उसमें इनरोल करके अपने आंसर राइटिंग को और स्किल कर सकते हैं, या जो हम निपुण प्रोग्राम लाते हैं उसमें आप इनरोल करके कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जो फ्री आंसर राइटिंग है, हमारा वेबसाइट खोलेंगे, आप सामने ही आंसर राइटिंग लिखा हुआ, आंसर राइटिंग पर क्लिक करेंगे तो आज का डेट दिख जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपलोड करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन पूछा है आपको प्रीलिम्स का, उसका भी रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और एक मेंस क्वेश्चन दिया है आपको जिसका आंसर आप इवनिंग तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।